रात के ठीक 2 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तेज़ बारिश बूढ़े आदमी की आंखों से हो रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह बार-बार दोनों हाथ जोड़कर सामने खड़े व्यक्ति से विनती कर रहा था, साहब, मेरे ऊपर रहम कर दीजिए। मेरे पास इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम करने का कोई रास्ता नहीं है। आप बस एक बार, सिर्फ़ एक बार मेरी बात मान लीजिए। लेकिन सामने खड़ा व्यक्ति बिल्कुल शांत था। उसकी आवाज़ में ज़रा भी नरमी नहीं थी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, बिना 5 लाख रुपए जमा किए कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं बूढ़ा आदमी बार-बार यही दोहरा रहा था, साहब, मैं आपकी ज़िंदगी भर गुलामी करूँगा, जो कहेंगे वही करूँगा, लेकिन अभी मेरे पोते की जान बचा लीजिए। 2 घंटे में 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊँ? सामने खड़ा व्यक्ति, जो कि शहर के सबसे बड़े अस्पताल का बड़ा सर्जन था, कुछ पल तक बूढ़े को देखता रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज़ में कहा, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं। ये सब शहर के सबसे बड़े अस्पताल के आईसीयू के बाहर हो रहा था। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, आईसीयू के अंदर मरीज की हालत हर मिनट बिगड़ रही है। अगर अगले 2 घंटे के भीतर ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ तो उसे बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अस्पताल का नियम है, ऑपरेशन से पहले रुपये जमा होने ज़रूरी हैं। बूढ़े आदमी के पैरों तले जैसे ज़मीन ही नहीं थी। उस बूढ़े व्यक्ति का नाम रामलाल था और वह अपने गांव का पुराना मास्टर था। पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाया था, लेकिन इतनी बड़ी रकम उसने कभी एक साथ देखी तक नहीं थी। उसकी जेब में मुश्किल से कुछ 100 रुपये थे, जबकि आईसीयू के अंदर उसकी दुनिया, उनका चहीता पोता, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। शहर के सबसे बड़े अस्पताल के आईसीयू के बाहर मास्टर जी बेंच पर बैठे फूट फूट कर रो रहे थे। डॉक्टर ने अभी अभी कहा था, अगर अगले 2 घंटों में ऑपरेशन नहीं हुआ तो मरीज को बचाना बहुत मुश्किल होगा। मास्टर जी के कांपते होठों से बस एक ही नाम निकला, काश आज मेरा बेटा राहुल यहाँ होता। यह सुनकर पास खड़े बड़े बेटे विक्रम की नज़रें झुक गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस भाई को उसने वर्षों पहले घर से निकलवा दिया था, वही आज उनके परिवार की आखिरी उम्मीद था, और इसी कर्म का बदला आज उसका बेटा दे रहा था, जो अंदर आईसीयू में लेटा जिंदगी मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहा था। मास्टर जी दोनों हाथों से अपने सर को पकड़े बैठे लगातार रो रहे थे, और विक्रम इधर से उधर बेचैनी में टहल रहा था कि आखिर कहाँ से कितने इतने पैसों का इंतज़ाम कैसे किया जाए। तभी एक नर्स मास्टर जी के पास आकर एक ऐसी बात बोली जिसने मास्टर जी को झकझोर कर रख दिया। नर्स ने कहा, आपके पोते के ऑपरेशन के पैसे जमा हो गए हैं, बस कुछ ही देर बाद मरीज को ऑपरेशन के लिए ले जाएंगे। ये सुनते ही मास्टर जी का मुंह खुला का खुला रह गया। वह सोच में पड़ गए कि आखिर ये पैसा किसने जमा कराया। 20 साल पहले मास्टर जी एक छोटे से गांव में स्कूल के शिक्षक थे। उनकी पत्नी सावित्री बेहद संस्कारी और दयालु थी। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा विक्रम और छोटा राहुल। राहुल बचपन से ही सीधा, मेहनती और अपने माता पिता का आज्ञाकारी था, जबकि विक्रम थोड़ा घमंडी और लालची स्वभाव का था। गांव के लोग अक्सर कहते हैं, मास्टर जी, आपका छोटा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। यही बात विक्रम के दिल में जलन पैदा करती थी। समय बीतता गया। एक दिन सावित्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। राहुल ने अपनी पढ़ाई छोड़कर शहर में मजदूरी शुरू कर दी ताकि माँ का इलाज हो सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इलाज के बावजूद भी सावित्री दुनिया छोड़ गई। माँ की मौत के बाद घर की खुशियाँ भी जैसे ख़त्म हो गईं। कुछ महीनों बाद विक्रम ने धीरे धीरे मास्टर जी को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। उसने झूठ बोलना शुरू किया कि राहुल शहर में गलत लोगों के साथ रहता है, चोरी करता है और घर की बदनामी कर रहा है। राहुल जब भी घर आता, विक्रम पहले से ही उसके खिलाफ जहर घोल चुका होता। मास्टर जी, जो बेटे पर आंख बंद करके विश्वास करते थे, धीरे धीरे राहुल से दूर होते चले गए। एक दिन घर में रखे 50,000 रुपये गायब हो गए। विक्रम ने बिना देर किए इल्ज़ाम राहुल पर लगा दिया। राहुल लाख सफाई देता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। गुस्से में मास्टर जी ने कहा, आज से इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। राहुल ने आंसू भरी आंखों से पिता के पैर छुए और सिर्फ इतना कहा, एक दिन सच ज़रूर सामने आएगा बाबूजी। बाबूजी, इतना कहकर वह घर से चला गया। उस दिन के बाद राहुल कहाँ गया, किस हाल में रहा,
जिंदा भी था या नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चला। शुरुआत में मास्टर जी ने कई दिनों तक गांव और आसपास के इलाकों में उसे ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं मिला। धीरे धीरे समय की धूल उस घटना पर जमती चली गई, लेकिन मास्टर जी के दिल में एक खालीपन हमेशा रह गया। उधर विक्रम ने धीरे धीरे पूरी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली। उम्र बढ़ने के साथ मास्टर जी कमज़ोर होते गए। जिस बेटे के भरोसे उन्होंने सब कुछ सौंप दिया था, वही अब उन्हें बोझ समझने लगा। समय पर खाना तक नहीं मिलता था। कई बार वे चुपचाप अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने बैठकर रोते और बुदबुदाते, पता नहीं मेरा राहुल किस हाल में होगा। एक दिन उन्होंने पुराने संदूक से राहुल की बचपन की एक कॉपी निकाली। पहले पन्ने पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, मैं बड़ा होकर अपने बाबूजी का सबसे बड़ा सहारा बनूंगा। ये पढ़ते ही मास्टर जी की आंखें भर आईं। इसी बीच एक दिन विक्रम के बेटे का भयानक एक्सीडेंट हो गया। उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कहा, अगर अगले 2 घंटों में 5 लाख रुपए जमा नहीं हुए तो मरीज को बचाना बहुत मुश्किल होगा। विक्रम ने हर जगह कोशिश की, रिश्तेदारों, दोस्तों और साहूकारों तक से मदद मांगी, लेकिन कहीं से भी पैसे नहीं मिले। तभी अस्पताल के रिसेप्शन से खबर आई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने पूरे 5 लाख रुपए जमा कर दिए हैं। विक्रम और मास्टर जी हैरान रह गए। दोनों बार बार यही पूछ रहे थे, आखिर वह कौन है जिसने हमारे लिए इतना बड़ा एहसान किया। दूसरी ओर ऑपरेशन शुरू हो चुका था। मास्टर जी और उनका बेटा विक्रम हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ ठीक रहे। ऑपरेशन लगभग 5 घंटे चला, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत भयानक था। खून बहुत ज़्यादा बह चुका था और उनके पोते अभिनव की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सभी अस्पताल वालों ने जवाब दे दिया था, पर इस अस्पताल में बिना किसी खर्च के अभिनव को एडमिट कर दिया गया था और अब डॉक्टर ने बाहर आकर खुशखबरी सुना दी थी कि ऑपरेशन कामयाब रहा। मास्टर जी ने आंखें पोंछते हुए भगवान का शुक्र अदा किया। तभी वहां से गुजर रही एक नर्स से उन्होंने पूछा कि क्या हम उनसे मिल सकते हैं जिन्होंने ऑपरेशन के पैसे दिए हैं। तभी नर्स ने कॉरिडोर की ओर इशारा किया कि वह रहे सर, जिन्होंने आपके पोते के ऑपरेशन के पैसे जमा किए हैं। अस्पताल के लंबे कॉरिडोर में एक सफ़ेद कोट पहने एक व्यक्ति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में वर्षों का दर्द छिपा हुआ था। जैसे ही वह करीब आया, मास्टर जी की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। अगले ही पल उनके होठ कांपने लगे, उनकी आंखें फैल गईं और मुंह से बस एक ही शब्द निकला, राहुल। ये नाम सुनते ही विक्रम भी चौंक गया। सामने खड़ा वही राहुल था जिसे 20 साल पहले इस घर से चोर कहकर निकाल दिया गया था। कुछ पल के लिए पूरे अस्पताल में जैसे सन्नाटा छा गया था। मास्टर जी कांपते हुए राहुल के पास पहुंचे। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने कांपते हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दे। मैंने बिना सच जाने तुझ पर विश्वास नहीं किया। मैं तेरे जैसा बेटा पहचान ही नहीं पाया। आज भगवान ने मुझे मेरी सबसे बड़ी गलती दिखा दी। राहुल ने तुरंत दोनों हाथों से अपने पिता के जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए और धीरे से उन्हें नीचे कर दिया। उनकी आंखें भी नम थीं। वह भर्राई हुई आवाज़ में बोला, नहीं बाबूजी, ऐसा मत कीजिए। बड़ों के हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं, माफ़ी मांगने के लिए नहीं। अगर आपने आज मेरे सामने हाथ जोड़ दिए तो मैं ज़िंदगी भर खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। बेटा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह अपने पिता से ऊपर नहीं हो सकता। इतना सुनते ही मास्टर जी ने राहुल को अपने सीने से लगा लिया। दोनों बरसों का दर्द आंसुओं के साथ बहा रहे थे। आसपास खड़े डॉक्टर, नर्सें और मरीजों के परिजन भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो उठे। विक्रम की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वह शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। कुछ देर बाद मास्टर जी ने राहुल के चेहरे को दोनों हाथों से थाम लिया। उन्होंने उसे गौर से देखा, जैसे बरसों से खोई हुई अपनी सबसे अनमोल चीज़ मिल गई हो। फिर कांपती आवाज़ में बोले, बेटा तू कहाँ था इतने साल? हमने तो समझ लिया था कि शायद तू। उनकी आवाज़ भर्रा गई। राहुल ने उनके होठों पर हाथ रख दिया और बोला, अब पुरानी बातें मत सोचिए बाबूजी, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बस यही काफ़ी है। मास्टर जी ने फिर पूछा, लेकिन बेटा तू इतना बड़ा डॉक्टर कैसे बन गया? ये सब कैसे हुआ? जब तू घर से गया था तेरे पास तो रहने की जगह तक नहीं थी, फिर आज तू इस अस्पताल का सबसे बड़ा डॉक्टर। यह सब कैसे? राहुल ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में बीते हुए वर्षों की तस्वीरें तैरने लगी।
वह धीरे धीरे बोलना शुरू हुआ। उस दिन जब मैं घर से निकला था बाबूजी, तब मेरे पास ना कोई मंजिल थी, ना जेब में पैसे और ना ही सिर छिपाने की जगह। पहली रात मैंने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बिताई। पूरी रात ठंड से कांपता रहा। भूख इतनी लगी थी कि पेट में दर्द होने लगा था, लेकिन मेरे पास एक सूखी रोटी खरीदने तक के पैसे नहीं थे। अगले दिन काम की तलाश में पूरा शहर घूमता रहा। जहाँ भी गया लोगों ने पूछा अनुभव है, और मेरे नहीं कहते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। कई दिन ऐसे गुजरे जब मैंने सिर्फ पानी पीकर पेट भरा। कुछ दिनों बाद एक छोटे से ढाबे पर बर्तन धोने का काम मिला। सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक काम करता था। हाथों की चमड़ी तक उतर गई थी, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की। कुछ महीने बाद वह ढाबा बंद हो गया। फिर मैंने निर्माण स्थल पर मजदूरी की। ईंट ढोते ढोते कंधों पर छाले पड़ गए। वहाँ से काम छूटा तो रिक्शा चलाया। बारिश हो या धूप, मैं पूरे दिन सड़कों पर लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाता रहा। कई बार किराया भी नहीं मिलता था, फिर भी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता था। एक रात मेरी ज़िंदगी बदल गई। तेज़ बारिश हो रही थी। सड़क पर लोगों की भीड़ लगी थी। एक बड़ी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई घायल व्यक्ति की मदद नहीं कर रहा था। मैं दौड़कर पहुंचा, किसी तरह कार का शीशा तोड़ा और अंदर फंसे एक बुजुर्ग को बाहर निकाला। उनके शरीर से बहुत खून बह रहा था। मैंने बिना सोचे अपना खून भी दिया और पूरी रात अस्पताल में उनके साथ बैठा रहा। सुबह जब उन्हें होश आया तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं तो बस एक इंसान हूँ। कुछ दिनों बाद पता चला कि वे देश के सबसे बड़े अस्पताल समूह के संस्थापक थे। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, मेरी पूरी कहानी सुनी। उन्होंने मुझसे पूछा, अगर तुम्हें एक मौका मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे? मैंने बिना एक पल सोचे कहा, डॉक्टर, क्योंकि मैंने गरीबी की वजह से लोगों को मरते देखा है। मैं चाहता हूँ कि किसी गरीब का इलाज सिर्फ पैसों की कमी के कारण कभी ना रुके। मेरी बात सुनकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने मेरी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उठा ली, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगा। इसीलिए दिन में मेडिकल कॉलेज जाता था और रात में अस्पताल की कैंटीन में काम करता था। छुट्टियों में एम्बुलेंस चलाता था। कई कई रातें बिना सोए गुजारी। परीक्षा के दिनों में भी हिम्मत नहीं हारी। कई बार ऐसा लगा कि अब सब छोड़ दूं, लेकिन हर बार आपकी कही हुई एक बात याद आती थी, ईमानदारी और मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। बाबूजी, शायद आपको याद भी नहीं होगा कि आपने बचपन में मुझसे ये बात कही थी, लेकिन वही शब्द मेरी ताकत बन गए। सालों की मेहनत के बाद मैं डॉक्टर बन गया। फिर मैंने उसी अस्पताल में सेवा शुरू की। मरीजों का इलाज मेरे लिए नौकरी नहीं, पूजा बन गया। धीरे धीरे मुझे बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी। आज मैं इस अस्पताल का मुख्य चिकित्सक और ट्रस्ट का संचालक हूँ। मैंने एक नियम बनाया है कि इस अस्पताल से कोई भी गरीब मरीज सिर्फ इसलिए वापस नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। आज आपके पोते के ऑपरेशन के लिए जो 5 लाख रुपए जमा हुए हैं, वे किसी एहसान के नहीं हैं बाबूजी। यह तो उस बेटे का छोटा सा कर्तव्य है जिसे आपने बचपन में इंसानियत सिखाई थी। राहुल की बातें सुनकर मास्टर जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, मैंने तुझे घर से निकाला था, लेकिन तूने अपने दिल से हमें कभी नहीं निकाला। आज मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। इतने में पीछे से विक्रम रोता हुआ राहुल के पैरों में गिर पड़ा। वह बोला, भाई मुझे माफ़ कर दे, मेरी जलन ने पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। अगर विक्रम शर्म से सिर झुका चुका था, उसी समय पुलिस अस्पताल पहुंची। उनके साथ गांव का पुराना बैंक मैनेजर भी था। उसने बताया कि 20 साल पहले घर से जो 50,000 रुपये गायब हुए थे, उन्हें विक्रम ने ही अपने दोस्त के खाते में जमा कराया था। अब वह दोस्त विदेश से लौटकर सब सच बता चुका था। ये सुनते ही मास्टर जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। विक्रम फूट फूट कर रोने लगा और राहुल के पैरों में गिर पड़ा। राहुल ने उसे उठाया और कहा, गलती करने वाला छोटा नहीं होता, गलती मानने वाला बड़ा होता है। अगर आज भी हमारा परिवार टूट गया तो माँ की आत्मा कभी खुश नहीं होगी। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार फिर से एक साथ रहने लगा। विक्रम ने सारी ज़मीन बराबर बराबर बांट दी और पिता की सेवा करने लगा। मास्टर जी हर सुबह भगवान का धन्यवाद करते और कहते, जिस बेटे को मैंने ठुकरा दिया था, उसी ने मुझे फिर से जीना सिखा दिया।
वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।